हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आज पार्ट 2 डेप्रिसिएशन। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी, जहाँ पे हमने सीखा था बट डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर जेसर्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एफडी एक्सपेंडिचर। मैंने हर चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था वहाँ पे। तो आज हम पढ़ेंगे कोर्सेज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना हमें इसलिए जरूरी है, विदाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट आप कुछ भी नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको न केवल डेप्रिसिएशन बल्कि ऑल ओवर अकाउंट में काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मस्ट रीड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे लिखा है जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस करना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ सर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इन्वॉल्व डिडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। हमें तो समझ में आएंगे, पता नहीं क्या कह रहा है। फिर आगे देखते हैं और देखते हैं। द मैचिंग कॉन्सेप्ट emphasize exactly on this aspect. State that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period. ठीक है जी। अगर मैं इसकी कीवर्ड की बात करूँ, अगर मैं इसको रफ कर दूँ और उसके सिर्फ कीवर्ड्स की बात करूँ, अभी हमें इसको डिटेल में समझना कि यह है क्या। तो टेंशन मतलब हम इसको डिटेल में डिस्कस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। तो देखिए ये जो लिखा है ना, ये लाइन स्टेट एक्सपेंसिव इंकर इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। बस यही है, बस यही की लाइन है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो आपको अकाउंटिंग आ गई। और ये सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए, जब मैं क्लास में इसका लॉजिक समझेंगे वहाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारी बातें इसी के ऊपर करूँगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा और आपको वहाँ भी ये भी क्लियरिटी मिल जाएगी मैचिंग कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था। और सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए, आने वाले फर्दर चैप्टर्स के लिए या और भी जितने अकाउंट्स पढ़ेंगे वहाँ सब में मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं। ये आपसे ये कह रहा है, लेट्स से हम कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक शोरूम है, ठीक है, मोबाइल का शोरूम है। ठीक है, किसका शोरूम है जी? मोबाइल का। आप कई बार मोबाइल लेने गए होंगे शोरूम के अंदर, बड़े बड़े शोरूम्स में, तो आपने देखा होगा या किसी ऑफिस में भी आप जाते हो तो आपने देखा होगा साइड में टीवी लगा होता है ना। सोफे बिछे होते हैं, आप बैंक में जाते हो वहाँ भी देखते हो, है ना। या शोरूम में जाओ या कोई भी एक सेक्टर में, आपको मोबाइल लिखा, इसके अलावा कोई भी चीज़ सोच लो, हर जगह कहीं पर जाता हो आपको टीवी देखने को मिलता है और सोफे बिछे होते हैं। जो और भी बड़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ देखने को मिलती है जो कस्टमर के लिए होती है। आप मुझे बताओ, ये जो उसने एक्सपेंसिस किया है, ये जो एक्सपेंसिस टीवी के ऊपर किया है या सोफे के ऊपर किया है, सोफ़ा सेट के ऊपर या अदर फैसिलिटी के लिए ऊपर जो एक्सपेंसेस इंकर किए उसने, ये जितने भी उसने खर्चे किए टीवी के ऊपर, सोफ़ा के ऊपर एंड अदर फैसिलिटी, तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ तो ये तीनों उसने क्या किया, एक्सपेंसेस किए, ये तीनों खर्चे किए हैं उसने, है ना। और ज़्यादा इसको देखें तो ये देखो, लेट्स से मैं आपको कहूँ कि टीवी के ऊपर उसने 1 लाख लगाया, है ना। सोफ़ा सेट के ऊपर उसने 80,000 लगाए। अदर एक्सपेंसेस उसने और फैसिलिटीज़ के लिए चाय वगैरह रखी होगी 20,000 लगाए। तो टोटल मिला के अगर मैं कहूँ तो 2 लाख रुपीज़ उसने सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी के ऊपर खर्च कर रखा है ना। तो अब आप ये देखो, अगर किसी बंदे ने इतना खर्चा अपने ऑफिस के अंदर किया है, इतना एक्सपेंस उसने कर रखा है अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है जी, इतना एक्सपेंस उसने अपने ऑफिस के अंदर कर रखा है। अब मुझे ये बताओ वो एक्सपेंसेस उसने किस लिए किए। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंसेस किस लिए किए, किस लिए किए, ये एक्सपेंसेस उसने क्यों किए होंगे। अगर मेरा एक शोरूम है, वहाँ पे मैंने ये मोबाइल बनाने का, मैंने ये टीवी सोफ़ा फैसिलिटी चाहे किस लिए लगा रखी है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है इसको लगाने का, मेरा पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ताकि कस्टमर खुश रहे। ऑब्वियस है, मेरा मेन पर्पस क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ताकि कस्टमर खुश रहे। अगर कस्टमर खुश रहेगा तो मैं मोबाइल ज़्यादा सेल होंगे, है ना। तो हमने सारे खर्चे सिर्फ इस पर्पस से ताकि कस्टमर खुश रहे। तो यहाँ पे आपने 2 कीवर्ड्स ढूंढने, जो मैं आपको बताऊँ। आपने अगर ध्यान दिया हो 2 कीवर्ड्स, पहला
कि उसने एक्सपेंसेस किए, ये तो क्लियर हो गया, उसने एक्सपेंसेस किए, लेकिन उस एक्सपेंसेस के पीछे एक पर्पस था। वो पर्पस क्या था? बेनिफिट, उसको बेनिफिट लेना था कस्टमर से। पर्पस क्या था? कस्टमर से बेनिफिट लेना, कि आप ऑब्वियस बात है कस्टमर खुश होगा तो आपके मोबाइल ज़्यादा बिकेंगे, मोबाइल सेल होगा, क्योंकि कस्टमर अगर मोबाइल लेने आए तो आपके मोबाइल बिकेंगे। अगर आप उसको अच्छी फैसिलिटी नहीं दोगे तो नाराज़ होकर चला जाएगा, मोबाइल ही नहीं बिकेगा। अगर आप उसको अच्छे से माइंड काम रखोगे उसका और अच्छे से उसको सब कुछ बताओगे, स्पेसिफिकेशन वगैरह, तो और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियस है वो दोबारा आएगा आपकी शॉप के ऊपर, आपके शोरूम में दोबारा आएगा बाई करने का। तो हर कंपनी ऐसा करती है। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, मैं यहाँ पे ये क्या समझा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं क्या समझा, मैं यहाँ पे यही दो चीज़ें समझा रहा हूँ बस, इन्हीं दो को समझना है आपको। ये जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, एक्सपेंसेस और बेनिफिट, कैसे, ये देखो। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या कह रहा है, अगर मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करूँ सर, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको यही बता रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको दो चीज़ें समझा रहा है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको दो चीज़ें बता रहा है, कह रहा है एक तो एक्सपेंसेस करोगे, ये तो चलो समझ में आता है, आप खर्चा करोगे, एक्सपेंसेस करोगे, लेकिन उस एक्सपेंस, उस खर्चे के पीछे जरूर कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट छुपा होगा। आपने ये एक्सपेंस जो किया है ऐसे नहीं किए, इस एक्सपेंस के पीछे जरूर कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट मिलेगा आपको। और ये सच है, हम कोई भी खर्चे ऐसे नहीं करते, हर खर्चे के पीछे कोई ना कोई बेनिफिट होता है। आपने किसी पर्पज से वो खर्चा किया होगा, ऐसे तो किया नहीं होगा। आप कोई भी खर्चा करो उसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई बेनिफिट रहा होगा। जैसे आप कुछ भी ले लो, आपने घर में एक टीवी बाई किया, बताओ टीवी बाई क्यों किया? ताकि आप देखो। आपने घर में रेफ्रिजरेटर लिया, बताओ क्यों लिया? ताकि ठंडा पानी पियोगे, ठंडी ठंडी चीज़ें लोगे। और बताओ और क्या पर्पज रहा होगा? आप शोरूम में जाते हो, सोफा होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सोफा किससे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। टीवी ऑफिस में किससे लगा होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना? तो ये सारे आप देखो, इसके पीछे पर्पज क्या था? आप पर्पज देख लो, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, आपने टीवी देखना था घर लेने, या आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो, आप कोई मोबाइल खरीदते हो, आपने मोबाइल क्यों बाई किया अपने लिए? इसके पीछे क्या? या तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, या फेसबुक चलाओगे, या कोई सोशल साइट्स पे कुछ भी, फेसबुक, इंस्टा, कुछ भी आप यूज़ करो, जब पीछे कुछ ना कुछ पर्पज रहा होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई पर्पज रहा होगा। आपने मोबाइल ऐसे नहीं खरीदा, उसका कहीं ना कहीं कोई पर्पज रहा होगा, कोई बेनिफिट रहा होगा, आपने कोई ना कोई बेनिफिट उसके पीछे देखा होगा। हम जो भी खर्चे करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर रहता है। बस वही वो समझा रहा है मैचिंग, कह रहे जो खर्चा आपने किया है, जो भी एक्सपेंस आपने किया है, अभी जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हो उसके कोरस्पॉन्डेंस उसका बेनिफिट होना चाहिए। बस मतलब एक्सपेंस, जो जितने का भी एक्सपेंस करोगे उसके इक्वल उसका बेनिफिट भी दिखाना है। बस एक्सपेंसेस को बेनिफिट के इक्वल लेके चलना है। जो खर्चा अगर आपने करंट ईयर में कोई खर्चा किया है तो करंट ईयर में ही उसका बेनिफिट भी दिखाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अगर आपने, जैसे मैं बताऊँ, अगर आपने 10,000 का अप्रैल 2022 में खर्चा किया है, तो कह रहा है ये जो एक्सपेंस आपने किया ना, तो इसके पीछे जो बेनिफिट होगा, तो वो जो 10,000 का बेनिफिट, खर्चा जो आपने 10,000 किया तो 10,000 का बेनिफिट भी लोगे, तो वो बेनिफिट भी आपको दिखाना पड़ेगा। अप्रैल 22 के अंदर सेम अकाउंटिंग ईयर और सेम पीरियड के अंदर आपको अगर खर्चा 10,000 रुपये का दिखा रहे हो तो 10,000 रुपये का उसका बेनिफिट भी दिखाना होगा। अगर ये दोनों सेम है तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है। अगर ये आप सेम नहीं दिखा रहे तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल करेगा, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल करेगा। बस यही आपको बता रहा है। बेनिफिट से मेरा मतलब यहाँ पे रेवेन्यू है ना, जो आप इनकम कमाओगे, कंपनी की सेल जो होती है रेवेन्यू, या कोई इनकम जो भी कंपनी अर्न करेगी, है ना। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? सेल, इनकम या रेवेन्यू, जो भी करोगे आपको इक्वल यहाँ पे दिखा के चलनी है। अगर आप नहीं दिखा रहे तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल कर रहा है। पर ये बता रहा है कि कॉस्ट जो भी आप दिखाओगे, जो भी खर्चा आप दिखाओगे, वो उसके बेनिफिट के बराबर आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। इस चीज़ को अच्छे से समझो, ये दोनों को बराबर आना जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब हम उनकी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल लॉजिक डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, तो वहाँ पे मैं बार बार सिर्फ इसी का जिक्र करने वाला हूँ, कॉस्ट इक्वल टू बेनिफिट, कॉस्ट इक्वल टू बेनिफिट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेप्रिसिएशन को समझने के लिए। ठीक है जी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है जी, तो समझ में आया।
तो अगर मैं पी एंड एल के अकॉर्डिंग कहूँ तो पी एंड एल में आपको पता है, आप बताओ अपने एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते हैं। ये सारी लाइन किसकी होती है? एक्सपेंसेस की होती है, डेबिट साइड, है ना। ये इनकम साइड आपकी किसकी होती है? रेवेन्यू की होती है ना। ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ये आपकी डेबिट। खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और इनकम आर क्रेडिट। तो यहाँ पे आप जितने भी एक्सपेंसेस दिखाओगे, आप बताओ अगर मैंने यहाँ पे इंटरनेट का बिल दिखाया, इंटरनेट का खर्चा दिखाया 10,000 पे इंटरनेट का बिल आया, तो आप मुझे बताओ इंटरनेट के पीछे ये जो बिल आया, ये जो खर्चा वो 10,000 के पीछे कोई ना कोई फैसिलिटी लिया, हमारा कोई बेनिफिट रहा। बेनिफिट क्या रहा? फैसिलिटी, हमने इंटरनेट यूज़ किया। देख रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देख लो, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, इलेक्ट्रिसिटी में समझ लो 8,000 रुपये का बिल आया, तो ये 8,000 रुपये हमने कंज्यूम भी तो किए, इसकी फैसिलिटी भी तो यूज़ की है। तो हर चीज़, हर खर्चे के पीछे कोई ना कोई बेनिफिट छुपा होता है, ठीक है जी। हर एक्सपेंस के पीछे, हर एक्सपेंस के पीछे कोई बेनिफिट होता है, ये रट लो। ये तो अच्छे से आप अपने मुंह में बसा लो, समझ जाओ अच्छे से, रट लो इस चीज़ को। तो बस कि हाँ, कि हर खर्चे के पीछे कोई ना कोई बेनिफिट होता ही है, हर खर्चे के पीछे कोई ना कोई बेनिफिट होता है, ठीक है। हर खर्चे के पीछे कोई ना कोई बेनिफिट हो, क्योंकि हर खर्चा किसी न किसी पर्पज से किया गया, उसका बेनिफिट भी जरूर होगा। आपने जरूर कोई बेनिफिट लेने के लिए ही वो खर्चा किया होगा। तो आपको वो खर्चा जो आप इस साल में कर रहे हो, उसके सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर, सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको उसके कॉरस्पॉन्डेंट उसकी इनकम भी दिखानी ही पड़ेगी। अगर नहीं दिखा रहे तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को फेल कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता था, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ क्या चीज़ है। मैं एक बार फिर आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ क्या चीज़ है। अब आपको समझ में आ गया वो क्या कहना चाहता था। इट इज स्टेट दैट एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, इस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी खर्चा आपने किया, शुड बी, ये इंपॉर्टेंट है, शुड बी मैच होना चाहिए किसके साथ? रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस आपने इंकर किया इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी खर्चा आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में किया है, वो मैच होना चाहिए किसके साथ? इस रेवेन्यू के साथ जो आपने इस पीरियड के अंदर किए हैं, उसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब आपको समझ में आ गया, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्सपेंस आपने इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर किए, ये मैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए रेवेन्यू के जो आपने इस अकाउंटिंग ईयर में कमाई है। ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू हमेशा मैच होनी चाहिए। अगर आपने 10 रुपीज़ का खर्चा दिखाया तो 10 रुपये की इनकम भी दिखानी पड़ेगी। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये आपको वो बताना चाहता है और समझाना चाहता है कि ये दोनों हमेशा क्या करनी चाहिए? मैच, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे उसने लिखी है जो हमने भी देखी, ये शुड भी मैच होना चाहिए इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और आगे क्या लिखा है? फॉलो डैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर ऑन दिस रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। वही बात लिखी है, जो भी रेवेन्यू या खर्चा इंकर करोगे, रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी खर्चा आप करोगे, वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही रिकॉर्ड होगा, बिलोंग करेगा उसी से, सेम अकाउंटिंग ईयर से ही क्या करेगा? बिलोंग, उसी से मैच और उसी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है जी। क्लियर हुआ? ये देखो यहाँ भी उसने ये कहा, जो भी खर्चा आप इंकर कर रहे हो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए, मस्ट, ये देखो लिखा मस्ट बिलोंग करना चाहिए किससे? सेम अकाउंटिंग ईयर पीरियड से। सेम, अगर आपने अप्रैल 22 के अंदर कोई खर्चा दिखाया तो अप्रैल 22 के अंदर ही वो इनकम भी आएगी। अगर आपने खर्चा दिखाया तो उसका बेनिफिट, उसकी रेवेन्यू इनकम भी उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में दिखाओगे, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा टैली करने ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। और ये मैं आपको साथ साथ दिखा चुका हूँ, हर खर्चे के पीछे, हर एक्सपेंस के पीछे कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट छुपा होता है। हर बेनिफिट के पीछे खर्चा छुपा होता है और हर खर्चे के पीछे बेनिफिट छुपा होता है। बस वही ढूंढना है आपने, ये दोनों ढूंढ लिए तो क्वेश्चन खत्म। और नेक्स्ट क्लास में तो वो डिटेल में समझेंगे, जब हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो वो डिटेल में समझेंगे, बेनिफिट के बारे में समझेंगे।
तो आई होप आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक था जी हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए जी कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है जी, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन या रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगने के कारण क्या है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू, फिर जैसे ड्यू टू वेयर एंड टीयर यूसेज एंड एब्सॉर्प्शन मैंने आपको बताए थे, यानी बहुत सारे अदर्स रीजन में जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे कि फर्स्ट में क्या लिखा है जी, वेयर एंड टीयर। ठीक है, आप देखो नीचे मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे। मैंने आपको समझाने के लिए हर चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन कर रही है। नोट्स मैं नीचे फेसबुक में अपने डाल दूंगा, इंस्टा में भी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो और भी आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे और वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप जा सकते हो, उसको भी लाइक करिए एंड फेसबुक को भी करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस एंड नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हिंदी में आप देखोगे मैंने नोट्स लिखे हूँ, आपको बहुत सारी मिलेगी। तो चलिए वियर एंड टीयर, जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, लेट्स से मैंने जो मशीन खरीदी है ना, ये मशीन मैं यूज़ करूँगा, हर मशीन जो मैंने खरीदी तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई लाइफ तो होगी ना। मशीन कब तक चलेगी, मुझे लगता है 5 साल तक तो ये ख़राब नहीं होगी। हर चीज़ की कोई ना कोई लाइफ होती है, हमें पता होता है। अगर हम कोई मोबाइल भी खरीदते हैं तो हमें पता है तो मोबाइल 10 साल या 5 साल या 4 साल तक तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, 4 साल तक ये नहीं ख़राब होगा। अगर हम कोई कंप्यूटर भी खरीदते हैं तो हमें पता है कंप्यूटर लैपटॉप ये 2 साल तो चलेगा ही चलेगा, इतने साल कहीं नहीं जाता। मीन्स कहने का मतलब ये हर चीज़ की कोई ना कोई लाइफ तो होती है कि इतना टाइम तो वो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो इतने टाइम हम यूज़ करते रहेंगे, यूज़ करने के बाद फेंक देंगे, यही होता है। मैंने लेट से एग्जाम्पल एक लास्ट क्लास में ट्रक का भी लिया था कि ट्रक लेंगे, लेट से मुझे पता है ट्रक में 5 साल तक चलाऊंगा, 5 साल इस लाइफ, हालांकि इसकी 15 साल 20 साल लाइफ होती है। ठीक है, 15 साल तक मैं ट्रक को चलाऊंगा, 15 साल तक ये खराब नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ की कहीं ना कहीं लाइफ जरूर होती है, ये हमें पहले एक्सपेक्टेड पता होता है कि इतनी लाइफ तो चलेगी चलेगी। ठीक है, तो वेयर एंड टीयर मीन डिट्रिएशन एंड द कॉन्सिक्वेंट डिमिनिशन इन द एसेट वैल्यू, लगातार एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है अराइजिंग फ्रॉम द यूज इन बिजनेस ऑपरेशन फॉर अर्निंग रेवेन्यू। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हम उस एसेट को बिजनेस में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये ट्रक खरीदा है, ट्रक से मैं क्या कमाऊंगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मैंने ट्रक इसलिए खरीदा है कि मैं इससे इनकम कमाऊंगा, मैं इसको चलाऊंगा और इससे इनकम कमाऊंगा। ऑब्वियस है ट्रक जितना ज़्यादा चलाओगे इनकम कमाने के लिए उतना ज़्यादा जल्दी ये खराब होगा, इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ऑब्वियस है रिपेयर ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे तो इसमें खराबियाँ भी आएंगी, है ना। गाड़ी जितनी चलाओगे उतनी ज़्यादा जल्दी खराब भी होगी। तो वही आपसे कह रहा है, अगर मोबाइल बनाने की मशीन ली है तो मशीन से जितना ज़्यादा मोबाइल बनाओगे उतनी जल्दी वो ख़राब भी होगी, क्योंकि यूज़ होगी तो ख़राब भी होगी, यूज़ नहीं करोगे तो ख़राब भी नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो ख़राब भी होती है। ठीक है नहीं, तो वही चीज़ आपको कह रहा है यहाँ पे, वो यही चीज़ समझा रहा है कि कह रहा है जितना आप यूज़ करोगे एसेट की वैल्यू को उतना ही जितना आप बिजनेस में यूज़ करोगे पैसा कमाने के लिए उतनी इसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन। ऑब्वियस एक तरह से हम कहते हैं ना कोई चीज़ शोरूम से निकलने के बाद सेकेंड हैंड हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वही वाली बात है, वियर एंड टीयर, जितना यूज़ करोगे उतनी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जितना ज़्यादा उतनी वैल्यू कम। आपको पता है आप कोई बाइक खरीदते हो तो जितने मॉडल पुराना होता जाता है उतनी सस्ती बिकती है बाइक। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, वियर एंड टीयर, यूज़ करो और फेंको, बोला ऐसा है। सेकेंड है एक्सपायरेशन, ये था फर्स्ट। तो सेकेंड पे फोकस करते हैं, ये हमने फर्स्ट पढ़ा। सेकेंड एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है जी, आपने कोई राइट्स खरीद रहे, क्या वो राइट्स ही खत्म हो गए। लेट से जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको आईपीएल का अगर नहीं दिया तो आईपीएल ने वीवो के 10 साल के राइट्स खरीदे, 10 ईयर्स के लिए मैंने राइट्स खरीदे आईपीएल के वीवो ने। मतलब वीवो ने कहा कि जब तक आईपीएल होगा, नेक्स्ट 10 ईयर तक जो आईपीएल होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, मेरी एडवर्टाइजमेंट, जितनी भी ऐड आएंगी सिर्फ मेरी आएंगी 10 साल तक वीवो ने। इसके बदले में उसने उसको 500 करोड़ दी, 500 करोड़ की डील हुई, 500 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए मैंने राइट्स खरीदी आईपीएल की, सिर्फ और सिर्फ मेरी ऐड चलेगी। जर्सी जो उन्होंने पहले उसमें मेरी ऐड होगी, ग्राउंड पे मेरी ऐड होगी, टीवी पे मेरी ऐड चलेगी 10 साल तक। इसके लिए उसने 500 करोड़ पे की। तो ये जो राइट खरीदे है मैंने, राइट कितने साल के लिए खरीदे, 10 साल के लिए। लेकिन 10 साल जब फिनिश हो जाएंगी, जब 10 साल फिनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो आपका ये एसेट ऑटोमेटिक खत्म। तो ये एसेट आपका कब तक रहेगा, 10 साल तक। ऑब्वियसली बात है, ये एसेट आपका कब तक रहेगा, 10 साल तक। 10 साल खत्म, आपका एसेट खत्म। फिर आपका एसेट कहाँ रहा, 10 साल के बाद तो ये एसेट ही नहीं रहा। तो इसका मतलब 10 साल के बाद आपका राइट खत्म और आपका एसेट खत्म। ठीक है जी, तो इसका मतलब जब हमारे राइट्स खत्म हो जाते हैं
तो हमारा एसेट भी खत्म हो जाता है। हालांकि ये इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको। टेंजिबल इंटेंजिबल दो तरीके के एसेट होते हैं, एक जिसको छू सकते हैं टेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल। राइट्स को हम छू नहीं सकते इसलिए इंटेंजिबल एसेट है। सर्टेन कैटेगरी ऑफ एसेट लूज देयर वैल्यू आफ्टर द एग्रीमेंट गवर्निंग देयर यूज इन द बिजनेस कम टू एन एंड। बहुत सारे आप ऐसे एग्रीमेंट या राइट देखोगे, मूवीज़ को देख लो, मूवीज़ के भी राइट होते हैं, वो भी कभी ना कभी खत्म होते हैं, है ना। हर चीज़ के कहीं ना कहीं राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट भी राइट्स देती है। पेटेंट आप ले लो, वो भी इंटेंजिबल एसेट है। तो बहुत सारे मैंने एग्जांपल दे रहे हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, लीज भी कई बार वो आपने देखा होगा 10 साल के लिए मैंने आपको यूज़ करने के लिए दे दिया मेरा एसेट। मैंने एक मशीन आपको किराए पे दे दी 10 साल के लिए, या बिल्डिंग दे दी 10 साल तक मेरी बिल्डिंग यूज़ करो। तो जब 10 साल हो जाएंगे तब तो आपको बिल्डिंग मालिक ओनर को वापस देनी पड़ेगी ना, है ना। ओनर को वापस दोगे ना बिल्डिंग, बिल्डिंग से आपको बेच थोड़ी ना दी है, उसने आपको यूज़ करने के लिए। आप कहीं पे लेट से किराए पे घर लेते हो, तो किराए पे उसने 1 साल का एग्रीमेंट किया कि 1 साल तक आप मेरे मकान पे किराए पे रहो। तो 1 साल तक की तो आप उस पर रह सकते हो, 1 साल के बाद तो आपका राइट उस घर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट्स खत्म, आपका एसेट खत्म, इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। कैसे लगाएंगे वो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कैसे लगेगा, कितने मेथड्स हैं इसके, बहुत सारे मेथड्स हैं लगाने के, कितने रेट्स हैं, वो सब देखेंगे। अभी तो अपने डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने और भी ज़्यादा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो और मज़ा आएगा। उससे पहले मैं आपके ये सारा बेस क्लियर कर रहा हूँ और आपके पिलर खड़े कर रहा हूँ। आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप कर ना पाओ, ठीक है। एब्सोल्यूशंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आपको पता ही, आप एप्पल देखो, एप्पल का भी 10 था, फिर 11 मॉडल आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 13 आ गया, इसके अंदर भी प्रो। चाहे ओप्पो ले लो, ओप्पो में भी क्या होता है, मॉडल आते हैं, F17 आया, 19 आया, फिर प्रो आए, कितने सारे हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से हमारी एसेट डाउन चले जाते हैं, है ना। आज हमने एक एसेट खरीदा, पता लगा उसका नया मॉडल आ गया, अपडेट आ गया, तो जिसकी वजह से हमारा एसेट वो पुराना हो गया तो उसकी सेल कम होगी। ऑब्वियसली जब कोई नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ की सेल कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एसेट हमारा बेकार हो जाता है। तो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ गई, या नए प्रोडक्ट भी आपने कुछ इंप्रूव कर दी जिसकी वजह से पुराने वाला डाउन हो गया, या मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई, या कुछ और रीज़न हो गया मार्केट में, है ना। जैसे एग्जांपल दिया हमने DVD प्लेयर, बताओ DVD को आजकल कोई पूछता ही नहीं जब से यूट्यूब आया, है ना। रिपेयर की जरूरत है कोई ऐसा, ये सब हिंदी में लिखा हुआ, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सब इसके क्या रीज़न है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। एबनॉर्मल फैक्टर हो गया, आग लग गई आपके एसेट, आपने कोई मशीन लगा रखी थी, भूकंप आया, मशीन खराब हो गई, टूट गई, जल गई, कुछ भी हो गया, है ना, चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, ये एबनॉर्मल फैक्टर जिसकी वजह से, है ना, ये आग लगना, भूकंप आना, चोरी, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। तो ये एबनॉर्मल फैक्टर सारे, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको एसेट को हटाना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे लिखा है, कार विच हैज़ बिन रिपेयर आफ्टर एक्सीडेंट विल नॉट फेच द सेम प्राइस। ऑब्वियसली बताया, एक नई कार ली थी आपने और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद कार का सेम प्राइस लोगे क्या, नहीं होगा, सेम प्राइस हो ही नहीं सकता। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं ये भी दे सकता हूँ, आपने देखा होगा कई बार रीफर्बिश मोबाइल्स मिलते हैं, आपने साइट पे जाके देखा होगा रीफर्बिश, अगर नहीं देखा तो आप देखना। रीफर्बिश ये कौन से होते हैं, ये न्यू मोबाइल्स होते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मोबाइल का, ये न्यू मोबाइल्स होते हैं। होता है कि ये न्यू मोबाइल्स होते हैं, लेकिन होता है कि इसमें कोई डेंट डल गया, किसी ने आपने ऑर्डर दिया, किसी ने ऑर्डर दिया मोबाइल का कि मेरे को नया मोबाइल खरीद रहा हूँ, उसके घर पे पहुँचा, तो उसने कहा कि नहीं जी ये डेंट लगा हुआ है, या इसमें ये स्क्रैच है या वो है, जिसकी वजह से ये उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। अब रिटर्न किया कंपनी का, वापस आ गया मोबाइल। अब वो वैसे ये पहले बिक चुका मोबाइल, पहले बिक चुका, अब ये सेकेंड हैंड हो गया, एक बार बिकने का ये मोबाइल क्या हो गया, अब सेकेंड हैंड हो गया। तो ऑब्वियस उस समय जब फर्स्ट ऑर्डर इस बंदे के पास गया था, उस समय समझ लो लेट्स से मोबाइल की कीमत 10,000 थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, अब ये समझ लो 8,000 आ गया या 6,000 आ गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रीफर्बिश, जिसमें हल्का फुल्का डेंट होता है या कुछ हल्की फुल्की खराबी तो होती है, ये नई मोबाइल है बस इसमें हल्की फुल्की चेंजेस कर देते हैं ताकि वो बिक पाए। तो इस तरीके का एबनॉर्मल फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू जो 10,000 की थी, 10,000 की जगह उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, अब 8,000। बताओ 2,000 रुपये की गिरावट आ गई, 10,000 से 8,000, 2,000 रुपये से हमारी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये आपको मैंने परफेक्ट एग्जांपल दे दिया, 2,000 से हमारी वैल्यू कम हो गई, ये क्या एक एबनॉर्मल फैक्टर है, ठीक है। रीफर्बिश मोबाइल वाले एग्जांपल अब याद रखना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको रिफर्बिश वाला समझ में आया, फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता रहा है, मैं वहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूँगा। लिखा जी फ्लेक्स और पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी वैल्यू डाउन, जैसे वेयर एंड टियर में जैसे लिखा है, जैसे कोई कंपनी ने ऑयल रिग्स का प्लांट लगा रखा है, ऑयल के होते हैं जैसे ऑयल, समुद्र के अंदर एक
प्लांट लगा देते, ठीक है। ये सी के अंदर प्लांट लगता है, वहाँ से ना कच्चा तेल ये निकालते रहते हैं, ऑयल निकालते रहते हैं, है ना। लेट से मैंने 10,000 लीटर का ऑयल निकाल लिया, लेकिन अभी मेरे को यूज़ कितना है, 2,000 लीटर, है ना। इस मंथ समझ लो अप्रैल के अंदर मुझे 2,000 लीटर चाहिए था, और मैंने एक्स्ट्रा कितना किया, 10,000 लीटर। 10,000 लीटर मैंने एक्स्ट्रा किया, लेकिन मुझे यूज़ कितना चाहिए, 2,000 लीटर। तो मैंने 2,000 यूज़ कर लिया, बाकी स्टोर कर लिया। बताओ कितना स्टोर कर लिया, 8,000 लीटर, ये मैंने स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट मंथ मई के अंदर, नेक्स्ट मंथ मई में मुझे 2,000 की और यूज़ करना है। मैंने 2,000 लीटर और यूज़ कर लिया। बताओ कितना पेंडिंग रह गया, 6,000। पेंडिंग कितना बचा, 6,000। पेंडिंग कितना बचा जी, 6,000 लीटर। तो 6,000 लीटर पेंडिंग बच गया। तो ऐसे जैसे जैसे टाइम बीत रहा, आप जरूर थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज़ करते जा रहे हैं। इसको कहते हैं पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीत रहा, आप इसको यूज़ करते जाओ, इसी को कहते हैं पासेज ऑफ। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये थे, हमने 2 टॉपिक कवर किए, एक तो मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड टूल्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वहाँ पे मैं आपको मेन रीज़न बताऊंगा डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हो, और वो मेन रीज़न जो होगा सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट पर बेस होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर पढ़ लेना वहाँ पर आने से पहले, ठीक है। तो वहाँ पे मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरों का शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी पढ़ने को मिल पाए ये अच्छे से, ठीक है। और मेरे इंस्टा और फेसबुक चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।